माहिती नाहीये. ऍडमिशन घेत असताना जन्म दाखला हा हवा अशा प्रकारचं बंधन नाही आहे. जो त्या वयानुसार ज्या वर्गात असायला पाहिजे त्या वर्गातच डायरेक्ट त्याला शिक्षण भेटणार आहे. प्रत्येक शाळेसाठी एक शाळा व्यवस्थापन समिती आहे, त्यामध्ये आपले सन्मान्य सदस्य असणार आहेत. त्याद्वारे आपण एक उद्दिष्ट त्यामध्ये नेमून दिलेले आहे. त्या उद्दिष्टाद्वारे शाळेचं व्यवस्थापन होणार आहे. मुंबई क्षेत्रासाठी ज्या ज्या गोष्टीची गरज आहे आणि जे जे चॅलेंजेस आहेत, कुठल्या कुठल्या गोष्टी आपल्या पूर्णत्वास नेण्यासाठी ते धोरण महासभेमध्ये आणून आपण ती पुढची वाटचाल करणार. आपल्याला काही अजून प्रश्न विचारायचा आपल्याकडे? अजून काही प्रश्न? महापौर साहेब, सगळ्या म्हणजे 1 किलोमीटरच्या हद्दीमधले विद्यार्थी आपण त्यांना प्राधान्य देणार, पण काही ठिकाणी असं आहे की काही ठिकाणी शाळा भरपूर आहेत. म्हणजे आता करावे गावाचं उदाहरण घेतलं, तिथं DAV शाळा आहे, परत दिल्ली पब्लिक स्कूलची पोद्दार शाळा आहे, सगळे त्याच परिसरामध्ये. पण तिथल्या जवळजवळ सानपाड्यापासून मुलं तिथे येतात. म्हणजे बाकीच्या मुलांचं काय होणार? आता या कायद्याप्रमाणे मॅपिंग झाल्यानंतर प्रथम प्राधान्य ते आलेल्या विद्यार्थ्यांना एरिया ते डिवाइड असणार आणि त्या विद्यार्थ्याला प्रथम प्राधान्य. दुसऱ्या इकडचे विद्यार्थी पण येऊ शकतात, प्रथम प्राधान्य त्या तिकडच्या एरियाच्या येणार विद्यार्थ्यांना. काही एरियामध्ये म्हणजे शाळांचं प्रमाण जास्त असतं, काही एरियामध्ये शाळांचं प्रमाण कमी आहे. मग त्याचं तसं जर आपण मॅपिंग जरी करायचं म्हटलं, तर कराव्यामध्ये 1 किलोमीटरच्या अंतरावरती 4 चांगल्या शाळा आहेत कराव्या. काही परिसर आहेत की तिथे बाबा 4 किलोमीटरमध्ये एक पण शाळा चांगली नाही करायची. माशाला मॅपिंगचं त्यासाठी महापालिकेला आपल्याला त्या प्रकारचं म्हणजे जे धोरण कायदा ठेवलेला आहे त्या प्रकारे आपल्याला आणि त्या विद्यार्थ्यांना कुठली शाळा असेल त्यासाठी एरिया आपण लोक म्हणजे कुठल्याही एज मध्ये. म्हणजे पहिलं कसं व्हायचं की मुलाचं एज बार निघालं तरी पण त्याला त्यांच्यापासून स्कूल सुरू करायला लागते. पण यामध्ये ज्या एज मध्ये त्याचं शिक्षण घ्यायचं असतं ते शिक्षण त्याला डायरेक्ट त्याच वर्गात त्याला टाकणार. मध्ये असं आहे की समजा त्याचं वय जास्त आहे, त्याला वरच्या वर्गात बसवायचं आहे, स्पेशल ट्रेनिंग त्या शाळेने आयोजित करायची त्यासाठी आणि त्याला त्या लेवलवर आणायचं आहे आणि त्याच्याबरोबर त्यांना मग त्या वर्गात त्याला बसतो. अच्छा, हे प्रत्येक खाजगी शाळेमध्ये 25% दुर्बल घटकांसाठी म्हणतात. मग ह्यांना काही कंपल्शन नाही का की पालिकाच्या एज्युकेशन डिपार्टमेंटला 25% घेतलेली एकूण पटसंख्या आणि 25% या लोकांना घेतलेलं आहे असं तुम्हाला? हे त्यांना डायरेक्ट शासनाला पाठवायचं. शासन त्यांना पहिलीपासून त्यामध्ये असं आहे की 25%चा जो घटक आहे 25%चा हे इकॉनॉमिकल वीक सेक्शन जो आहे 1 लाखापेक्षा कमी त्या किलोमीटरच्या रेडियसचाच फक्त तिकडे तो करू शकतो. आता आपल्याकडे उदाहरण जर घेतलं तर जे नोड्स आहेत ते मला वाटत नाही कोण 1 लाखाच्या उत्पन्नापेक्षा कमी असं कोण भेटेल. मग ज्या शाळाकडे ते अप्रोच करतील त्यांच्या जवळपासच्या शाळांकडे, तर त्या शाळा आपल्याला MIDCचा एरिया आणि जो स्लम एरिया आहे त्या ठिकाणी ते फक्त उपलब्धता होईल. म्हणून 25%चा जो विषय आहे तो प्रत्येक शाळेकडे आलेला अर्ज तो त्यांनी तो घ्यायचा आहे. जर त्यांनी तो अर्ज नाकारला त्या एरियातला तर मग ती व्यक्ती आपल्याकडे अर्ज दाखल करू शकते. आपल्याकडून निर्णय जर झाला नाही तर चाइल्ड राईट प्रोटेक्शन जी कमिटी आहे स्टेट लेवलची त्यांच्याकडे याचं अपील आहे. आर्थिक निकष काय आहे त्याचा? 1 लाख 1 लाख रुपये घराचं उत्पन्न 1 लाखाच्या आपल्या घरात. एखादा मजूर असेल तर तो पण आर्थिक दुर्बल घटकात येऊ शकत नाही, कारण त्याला पण आजकाल 400, 500, 600 शासनाचा नियम ठेवलेला आहे. आर्थिक आधार जो माना गया है उसके लिए सर्टिफिकेट क्या तहसीलदार का आय प्रमाण पत्र उत्पन्नाचा दाखला तहसीलदार. लेकिन सर ये जो देखा गया कि जैसे हीरा नंदानी में हुआ कि तहसीलदार का आय पत्र जो है वो 90% लोगों के पास नहीं है, जिसके चलते उनको इलाज की सुविधा नहीं मिल रही है और हीरा नंदानी का फायदा और लोगों को मिल रहा है. तो वैसी स्थिति में क्या इस तरह का कुछ नहीं हर इंसान इसके लिए जो उत्पन्न दाखला पहले से रेडी है.
वो ऐसा आवाज करेंगे, जैसे जागृति करेंगे कि उत्पन्नाचा दाखला ये पहले से निकाल कर क्योंकि हमारा जो मुख्य मकसद है सर कि गरीबों को शिक्षा से वंचित न रह सके। वैसी स्थिति में अगर हम उत्पन्न का दाखला अगर हम तहसीलदार के यहाँ से अनिवार्य कर दिए, उसको ऐसा कुछ नहीं किया जा सकता कि नगर सेवक के स्तर पर उनको कुछ ऐसा सर्टिफिकेट दिया जा सके कि हाँ ये नहीं, उसको वैलिड जेनरल दाखला उत्पन्न वही लगेगा। रेवेन्यू डिपार्टमेंट क्योंकि आज तहसीलदार के यहाँ जो उत्पन्न का दाखला बनाने का जो प्रॉब्लम है वो आप भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि तहसीलदार क्या क्या प्रॉब्लम है। वैसी स्थिति में तो फिर हमारा ये राइट टू एजुकेशन फिर वही हो जाएगा जो हीरानंदानी का होगा। नहीं नहीं, हम लोग के यहाँ पे मतलब उत्पन्न का दाखला कैसा मिलेगा उसके लिए नाइट का भी प्रयास करते हैं। कुछ ऐसा आप लोग सिचुएशन रखना है कि शिक्षण अधिकारी जिनके परिवार को लिख करके दें कि भैया इनको उत्पन्न का दाखला जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी दिया जाए, इस तरह का कुछ प्रोविजन रखना है कि काउंटर मतलब पालिका की तरफ से रिकमेंडेशन हो कि भैया जल्दी मिल जाता है उत्पन्न का। हाँ मिल जाता है सर, म्हणजे शासनानं कायदा केलेला आहे मला याच्यावर प्रभावी अंमलबजावणी केली जाणार का आणि अंमलबजावणीचं काय बेनिफिट होतील? कारण आपण एज्युकेशन हब म्हणून ओळखलं जातं करायला की 100% अंमलबजावणी होईल का आणि त्याचा काय नेमकी बेनिफिट होईल का? सर्व बालकांना शिक्षण भेटेलच। आपल्याकडे कसं आपल्याकडे ओव्हरऑल आपल्याकडे शिक्षण सगळ्या सुविधा उपलब्ध आहेत, तर आपल्याला ते अजून प्रभावीपणे जनजागृती करून ते द्यायचं आहे। आता ज्याप्रमाणे मी महासभेमध्ये बोललो की आपल्याला ज्या समित्या आपण व्यवस्थापन समिती नेमलेली आहे, जास्तीत जास्त गरीब जनतेचा मुलगा हा आपल्या महापालिका शाळेमध्येच आहे। आणि ज्याप्रमाणे एका सदस्याने सांगितलं की म्हणजे आई वडील कामाला जातात आणि मुलगा काय शाळेत येत नाही, त्यामुळे तो वंचित राहतो। त्यामुळे प्रत्येक सदस्याने आपल्या शाळेमध्ये असलेल्या पटसंख्येचं त्याची हजेरी ती बघितली पाहिजे। जास्तीत जास्त जर गैरहजेरी असेल तर त्याच्या घरी जाऊन स्वतःहून म्हणजे एक मुलाचं भविष्य वाचवण्यासाठी स्वतःहून मी आवाहन केलेलं आहे। त्या प्रकारचं आपले मुख्याध्यापक आपले शिक्षक यांनाही तशा प्रकारचे शिक्षण मंडळाच्या मार्फत आदेश देऊ की तुम्ही त्या स्वतःच्या घरी जाऊन त्यांना ते पाठवून द्यावं। आपण 100% अंमलबजावणी करू। अपन 100% 110% आपण याची करू। तो अपना पालिका की तरफ से बच्चों के हमेशा सर्वे की जाती है कि बच्चा स्कूल में है या ड्रॉप आउट हो गया, तो ऐसा सर्वे क्या हमने पिछले किसी साल में किया था क्या? इसका कोई मतलब कोई रिपोर्ट बनाई गई थी क्या? उसके बारे में थोड़ी जानकारी चाहिए। पट्टा संख्या पडता अपना तो पट्टा संख्या तो बढ़ रहा है ऊपर। नहीं, मेरा बोलना है कि सर्वे के टाइम में क्या होता है कि अक्सर ये देखा जाता है कि बहुत सारी जो कच्ची बस्ती रहती है, जो नई बस्तियां बनती है रास्ते के आसपास में, फुटपाथ के यहाँ पर अचानक आ जाती है, वो कुछ 6 महीने के लिए रहते हैं फिर वो चले जाते हैं। जब हम राइट टू एजुकेशन का इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं तो ऐसी बस्ती खास तौर पे वंचित रह जाती है, क्योंकि ये क्या करते हैं कि 6 महीने के लिए हमारे शहर में आते हैं, काम करते हैं, फिर बाद में वापस अपने गाँव में चले जाते हैं, काम करते हैं। तो ये जो बच्चे रहते हैं वो ना तो अपने गांव में पढ़ पाते हैं ना ही शहर में पढ़ पाते हैं। तो ऐसे बच्चों के वास्ते क्या पालिका कुछ कर पाएगी या आज तक उससे पहले भी कुछ कर पाई है क्या? मोबाइल शिक्षण या उसके लिए मतलब उनके लिए एक प्रस्ताव और उसके लिए धोरण नए से महासभा में और शिक्षण मंडल में मोबाइल शिक्षण मोबाइल एजुकेशन देखा गया है, एक ही देखा गया कि हम लोगों का जो सुविधा का स्तर है वो महाराष्ट्र के लेवल पर, जैसा पट्टगिरी साहब ने बताया कि बहुत अच्छा है, सब कुछ है, लेकिन हमारा जो ड्रॉप आउट का संख्या है सर, अगर थाने डिस्ट्रिक्ट में देखा जाए तो भिवंडी के बाद हम दूसरे नंबर पे हैं ड्रॉप आउट के मामले में। तो ये एक आश्चर्यजनक पहलू नहीं है कि हमारे यहाँ सुविधाएं सबसे ज्यादा है, सब कुछ ज्यादा है और ड्रॉप आउट वो कंस्ट्रक्शन वो उसके वजह से नहीं जो रहता है कंस्ट्रक्शन तो हमारा जो घर है वो बढ़ रहा है ऊपर। न्यू बॉम्बे का जो एरिया है उसमें ट्रांजिट लोग है वो ज्यादा है, तो ये लोग आते हैं, एडमिशन लेते हैं, सीखते हैं और स्कूल छोड़ जाते हैं। तो इसकी वजह से अपना ड्रॉप आउट अपन 6% पर है, जो ये साल हम कम करने की कोशिश करते हैं कि ये अभी देखो ड्रॉप आउट इसलिए तो नहीं कि कोई फेल हो गया, ड्रॉप आउट है कि स्कूल छोड़ दिया। उसका कारण क्या है स्कूल छोड़ने का? लेकिन सर ये कंस्ट्रक्शन का जो माहौल है ये तो थाने में भी होगा, ये भिवंडी में भी अपने होगा, ज्यादा है,
अपना सबसे डेवलपिंग ज़्यादा है। आपको नहीं लगता कि ये जो बच्चे भी स्कूल छोड़ देते हैं तो उसमें गार्जियन की बड़ी भूमिका रहती है? दरअसल बच्चे एजुकेशन करेंगे तो वो जो इनकम आना है वो नहीं आएगा, वो बच्चों को काम पे लगाते हैं। या अगर वो टारगेट में रहेंगे हाँ। तो जो पालक ही वहाँ पे नहीं रह रहे वही शिफ्ट हो रहे, हाँ। तो उनके लिए अलग नहीं, भूमिका- समझ ये नहीं, मैं हाँ। ये कह रहा हूँ पालक भी इसमें भूमिका निभाते हैं कि वो बच्चों को घर में रखते हैं या वो तो वही जिसकी जो चाय की गैर दुकान में हाजिर- भेज देते हैं, मैंने कहीं बच्चे भेज देते हैं, वहाँ मैंने से कहा इनकम आता है। कि गैर हाजिरी किया है उनके घर पे जाके करने, और लिंक वर्कर्स और जैसे कोई कर्मचारी वो हम लोग आयोजित करेंगे जो घर में जाके आपके घर में क्या बच्चे हैं, कहाँ पे सीखते हैं, इस तरह की जानकारी लेंगे ताकि हम लोग को पता चल जाए कितने बच्चे स्कूल में जाते हैं या नहीं जाते। तो इसके लिए जानकारी लेके हम लोग जो नहीं जाते उनके ऊपर सख्ती का जो शिक्षण है वो हम लोग ले सकते हैं। आपको नहीं एक लगता बात कि ये- और कि जैसे आजकल देखा जा रहा है ज्यादातर कि स्ट्रीट चिल्ड्रन बहुत ज्यादा हो गए हैं, स्ट्रीट चिल्ड्रन बहुत ज्यादा है, फुटपाथ पर भीख मांगने वाले बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा है। जैसे इन्होंने बताया दगड़खान वगैरह में बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा है। जब तक इन बच्चों को एक सही बैकअप हम नहीं देंगे या कुछ ऐसा जहाँ पर कि हॉस्टल कम एजुकेशन हो, हॉस्टल भी हो एजुकेशन भी हो, इस तरह का जब तक हम प्रोविजन नहीं करते हैं या गरीब बच्चों के लिए इस तरह का कोई गरीब बच्चों के लिए इस तरह का कोई शेल्टर होम नहीं बनाते हैं, तब तक हम कैसे, अगर हम किसी को बोले कि ये भीख नहीं मांगेगा तो हमको उसके लिए कोई ना कोई पर्याय देना पड़ेगा, तब वो भीख नहीं मांगेगा। तो भाई साहब ने इसके लिए जानकारी मतलब हम लोग को मतलब आदेश दिए थे कि नई मुंबई क्षेत्र में रेसिडेंशियल स्कूल को शुरू किया जाए ताकि जो ऐसे अनाथ बच्चे हो या ऐसे जो भीख को मांगने वाले बच्चे हो जो जिनको परिवार नहीं है या जिनको ट्रांजिट की वजह से होता है तो उनके लिए एक सुविधा प्राप्त हो जाए। ये कब तक ये अभी अगले साल तक हम लोग करने की तर एक त्रुटी मला सांगायची होती. मी खूप ठिकाणी आपल्या जिथे 2 मजली इमारती आहेत महानगरपालिकेच्या शाळेच्या, तर तिथं असं निदर्शनास आलं की ग्राउंड फ्लोअरला जे टॉयलेट बाथरूम आहे ते शिक्षक किंवा स्टाफ वापरतो आणि विद्यार्थ्यांसाठी जो टॉयलेट बाथरूम ते पहिल्या मजल्यावर असतं. असं का? म्हणजे मोस्टली जिथे 2 मजली आहेत ना इथे हीच परिस्थिती आहे. म्हणजे शाळा विद्यार्थ्यांसाठी आहे का स्टाफसाठी आहे असा प्रश्न पडतो. मूलभूत गरजा त्यांना ही महत्वाची बाब आहे, कारण की विद्यार्थी टाळतात टॉयलेट बाथरूम वरती जाण्यासाठी, पहिल्या मजल्यावर चढून जावं लागतं त्यांना, आणि स्टाफला चांगल्या प्रकारे खाली वर्ग शिक्षक खोली असते, स्टाफ खाली मस्त वापरतो आणि शिक्षकांना आपल्या विद्यार्थ्यांना पळत जावं लागतं पहिल्या मजल्यावर. असं काय? ही निदर्शनास मी बाब माने साहेबांच्या 1 वर्ष अगोदर पण आणून दिली होती, परंतु ती अजूनपर्यंत तशीच आहे. जिथं 2 मजली इमारती आहे त्या सर्रास ही बाब आहे. याबद्दल माहिती देंगे या ये जो नया रेजोल्यूशन आया है, अगर हम लोग हमने शिक्षण क्षेत्र में काफी सारा डेवलपमेंट किया है, कौन कौन सी चीजें हैं जिस पर कॉन्सेंट्रेट करने की जरूरत है जो हम इस नियम जो रिजोल्यूशन के को मैच कर सके, कहाँ कहाँ अभी भी कमी है, कौन कौन सी चीजें अभी अभी बाकी है, क्या है स्थिति ओवरऑल? देखो अभी पूरी तरह इसके लिए मतलब कंपेयर करना पड़ेगा कि सरकार के बेंचमार्क क्या है। इस तरह कहा कि 30 विद्यार्थियों के पीछे एक शिक्षक और एक क्लासरूम ऐसा करना है। हम लोग का अभी 40 विद्यार्थियों के पीछे एक शिक्षक है और 30 के पास लेके जाना है। तो इसके लिए कितनी इमारतें, कितने शिक्षक, इसके लिए हम लोग अभी एक पूरी उसके बाद में चर्चा करेंगे, स्टडी करेंगे। इसके साथ साथ कहाँ नई नई इमारतों की जरूरत है, रैम जो क्राइटेरिया महाराष्ट्र सरकार ने दिए हैं उस क्राइटेरिया के जो देख के हमारे कंपेयर करेंगे और उसके लिए और सुधारना करके क्रीड़ा हो, शारीरिक दृष्टिया हो, उनका जो कैसे अच्छे सुदृढ़ रह सकते हैं, इसके लिए पूरी चर्चा करके उस तरह की पॉलिसी धोरण रखने वाले। मोस्टली झोपड़पट्टी इलाके या गाँव इलाकों में काफ़ी समस्याएं हैं, स्कूल को लेकर जगह नहीं है और प्रॉपरली कमरे भी नहीं है, तो उस पर किस प्रकार का आपका ध्यान रहेगा और क्या प्लानिंग कुछ सोच के रखी है क्या कि किस प्रकार से करना है वहाँ पे? देखो हमारे मैक्सिमम ये झोपड़पट्टी एरिया के MIDC एरिया में है और MIDC एरिया में हमको मतलब मैक्सिमम तकलीफ होती है प्लॉट की वजह से, और MIDC एरिया में भी प्लॉट के हैंडओवर की प्रोसेस अभी फाइनल स्टेज पे और प्लॉट अभी हस्तांतरित हो जाएंगे और सिडको पे भी मैक्सिमम प्लॉट अभी हस्तांतरित हो जाएंगे। थोड़ा उसको लेकर थोड़ा टेंशन होगा कि ऐसे में अभी ये शिक्षण अभियान के इस पे 1 किलोमीटर पे एक स्कूल ऐसी चाहिए, तो इस तरीके का प्रस्ताव बना कि कहाँ पे हमको स्कूल चाहिए, ऐसा प्रस्ताव अगर जल्द से जल्द नहीं दिया तो MIDC को भेजेंगे और मंत्रालय लेवल पे। सर ऐसा कुछ सर्वे हम लोगों के पास है कि हमारे यहाँ छात्रों की संख्या कितनी है, या न्यू बॉर्न चाइल्ड हमारे यहाँ कितने प्रतिवर्ष पैदा हो रहे हैं,
इस तरह का कोई हम लोगों ने कुछ सर्वे कराया है कि हमारे पास छात्रों की संख्या कितनी है और जो स्कूल बिल्डिंगें अभी मौजूद है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो अपने हेल्थ डिपार्टमेंट में, क्योंकि जनपद का दाखला ये महापालिका से लिया है, लेकिन उसका कुछ शिक्षण विभाग ने कुछ ऐसा स्ट्रेटजी तैयार किया है नहीं है, कि उसे लेकर उसके- के और इन आंकड़ों के आधार पर हम ये देखें कि ये बिल्डिंग परिपूर्ण है कि नहीं, उन छात्रों को एजुकेशन देने के लिए हमारे जो बालवाड़ी है, हमारे जो आंगनवाड़ी है, और ये सब मिला कर तो मैंने कहा हम कि कैपेबल है कि मैंने नहीं। कहा कि अभी हमारा साक्षरता रेट है 93%। हमारे मैक्सिमम स्कूल को कुछ बच्चे लोग प्राइवेट जाते हैं, कुछ लोग महापालिका क्षेत्र में आते हैं। तो अभी जहाँ जहाँ पे जरूरत है वहाँ पे लिंक वर्कर जैसे वर्कर्स रख के हर घर में जाके वहाँ पे कितने बच्चे कहाँ पढ़ते हैं उस तरीके की जानकारी लेने का काम करेंगे, और जो नहीं पढ़ते उनको सक्ती का शिक्षण देने का वहाँ पड़ेगा। अच्छा, पालिकेचा एक व्यक्ती म्हणजे एक रिप्रेझेंटेटिव्ह प्रत्येक शाळेच्या बॉडी मेंबर मध्ये असणार आणि आहे. ते नेमकं काय? शाळा व्यवस्थापन समिती ही शासकीय शाळा आणि एक शासकीय अनुदानित खाजगी शासकीय अनुदानित शाळेमध्ये त्यासाठी आहे शाळा व्यवस्थापन समिती, त्यामध्ये आपला प्रत्येक सदस्य एका शाळेमध्ये आहे। देखिए, एक चीज आपको मैंने पहले भी शायद एक बार बताया था कि जितने भी निजी स्कूल हैं उनके सिडको के एग्रीमेंट में इस बात का उल्लेख है कि हर स्कूल में एक पालिका का अधिकारी वहाँ पर संचालक मंडल के रूप में काम करेगा। वो अभी तक क्यों नहीं हम लोग इम्प्लीमेंट कर पाए? नहीं, पालिका का भी है, पालिका का भी है सर, आप पढ़ लीजिए, एग्रीमेंट पढ़ लीजिए, आप सारा देखो अभी वो कायदे के हिसाब से अभी जो नियंत्रण रखने का काम अभी अपने जो प्रशासकीय अधिकारी करेंगे, और अगर कायदे का उल्लंघन होगा तो कायदे से उनको दर्ज और वो कार्रवाई होगी। जिस तरीके से मैपिंग हो, जो जितना रेडियस हो या 25% का जो हो, उसके ऊपर ध्यान रखने की या परवानगी लेने के लिए तो हर दिन में तो आती ही रहती है। हालांकि सर कुछ जो नियम कायदे हैं राजनीति के वो तो पहले से ही हमारे यहाँ लागू है। सिडको ने भी ये व्यवस्था कर रखा है कि 20% एजुकेशन जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देना है, लेकिन हमारे शिक्षण अधिकारी पता नहीं अभी तक हम लोगों ने क्यों नहीं उसको अभी ये घटना दुरुस्ती हुई है, 76वीं घटना सिडको के करारनामे में ये पहले से है। देखो अभी कायदा बन गया उसका, कायदे को कोई नहीं सोचता। तो एक चीज़ था कि हम जब बात कर राइट टू एजुकेशन की, तो ये खास तौर पे देखा है तो जो झुपड़पट्टी बस्ती रहती है उनके ऊपर खास तौर पे लागू होती है। तो ऐसे टाइम पे जब हम बोलते हैं कि एक तरफ हमारे महानगर पालिका तोड़फोड़ विभाग भी हमारे पास है जो जाके झुपड़पट्टी को तोड़ते हैं, वहाँ के जो बच्चे फिर वहाँ से वंचित होते हैं, जो शिक्षा से वंचित हो गए, ऐसे टाइम पे हम राइट टू एजुकेशन में उनको किस तरह से संभाल के ले पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो इसके ऊपर हम क्या कुछ ठोस कदम रखने वाले हैं क्या, या कुछ ऐसा अपने तरफ से कुछ पॉलिसी बनाएंगे कि जब वे बच्चे यहाँ उस एरिया में अगर तोड़फोड़ होती है तो वहाँ के जो बच्चे हैं जो वहाँ से राइट टू एजुकेशन से उनका पूरा वंचित होने वाला है, तो उनके वास्ते कोई और हम तैयारी करके रखेंगे, ऐसा कुछ हम करने वाले हैं क्या आगे? देखो पहली बात तो जो वहाँ पे रहने के लिए आते हैं, मुझे नहीं लगता है कि स्कूल में जाते, क्योंकि वो ऐसे शैक्षणिक ईयर में ही काम करने आते हैं, ऐसा नहीं है। तो इस तौर पे वहाँ पे अभी जो प्राधिकरण है उन्होंने उनकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि उनके जमीन पे किसी भी तरह का अतिक्रमण ना हो, ताकि वहाँ पे कोई नया संस्थान आके बसेगा और वापस उसके उनका संस्थान उजड़ जाएगा। तो इस तरह की जिम्मेदारी ये स्थानिक जो लैंड ओनर्स है उनकी है। तो उससे जो आने वाला संस्थान है, मतलब स्कूल बच्चों में वो स्कूल में जाएगा नहीं, उसका वापस टूटने के बाद वापस उससे वंचित। नहीं सर, पर हमारे पास खुद रिकॉर्ड्स है कि हमारे पास अभी तक जितनी झोपड़पट्टी उसके 50% से ज़्यादा झोपड़पट्टी जो है वो इलीगल है, और वो कई सालों से है, और उसके 2000 हाँ आज भी है हमारे पास। और फिर उसके बाद हमारी कार्रवाई, अगर उनके बाद हमारी कार्रवाई हो रही है तो वहाँ के बच्चे उस स्थानिक स्कूलों में जा रहे हैं, वहाँ से अगर वो वंचित है तो वो कहाँ जाएंगे? ऐसे टाइप पे हम क्या पॉलिसी लेके आ रहे हैं उनके वास्ते? 2000 से पहले जो आ हाँ। रहे हैं उनको तो 12 साल उसके बाद भी बीत चुके हैं, तो उसके बाद 12 साल गुजर चुके हैं, 12 साल से कई बस्ती बच चुकी है, 12 साल से बच्चे पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं। वो बच्चे जब वहाँ पे तोड़फोड़ कार्रवाई होगी तो वो बच्चे का स्कूल जब टूटेगा तो उसके ऊपर राइट टू एजुकेशन किस तरह से काम करेगा, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी चाहिए। इसके बारे में तो कायदे में तो कोई तरतूद की नहीं है। तो क्या पालिका उसके बारे में कोई तरतूद कर पाएगी? उसके बारे में थोड़ी। खाजगी शाळांबाबत काय तुम्ही उपाययोजना केल्या, म्हणजे कोणाचं नियंत्रण असणार आहे खाजगी शाळांवर? कारण काही एका लोकशाही दिना दिवशी एका प्रायव्हेट शाळेची तक्रार आपल्या पालिकेत आली होती की त्या टीचरने गणपती बाप्पांचा फोटो फाडून खाली फेकला, म्हणजे कितपत योग्य खाजगी शाळांवरती नियंत्रण कोणाचं असणं गरजेचं आहे? बघा आता कायद्याच्या याच्यामध्ये कुठल्याही शाळेमध्ये त्या विद्यार्थ्याला मानसिक किंवा शारीरिक त्रास त्या शाळेमध्ये देऊ शकत नाही, आणि जर दिला त्या शिक्षकावर FIR दर्ज होऊ शकते, आणि तो कायदा आता अंमलात आलेलाच आहे।
त्यामध्ये तो डायरेक्ट पोलीस स्टेशनला ते जाऊ शकतो, त्यावरती ते FIR करू शकतात. सर, एक और बहुत बड़ी बात कि ये जो आज जो विशेष महासभा बुलाई गई, निश्चित तौर पे इसका बहुत बड़ा महत्व था। महाराष्ट्र सरकार ने भी इसको एक बहुत ही इम्पोर्टेंस दिया है, तब जाकर के विशेष महासभा हुई। मगर नगर सेवकों की उपस्थिति जो है वो 40 के आंकड़े पर रह गई। क्या कारण रहा कि इतने महत्वपूर्ण विषय पे नगर सेवक एक्टिव नहीं दिखाई दिए या वो आ नहीं सके? महापौर बोलून देत आहेत म्हणणारे आपण बोलू देते म्हणणारे पण आले नाहीत. आता तुम्ही बघाल की म्हणजे आपल्याकडे 4 लाईनी आहेत. पहिल्या 2 लाईनी भरलेल्या होत्या, दुसऱ्या 2 लाईनी खाली होत्या. त्यांना जाऊन विचारलं तर मला बरोबर आहे. आता ब्लॅकमेल सर, आपके इलेक्शन में आपको 58 मत मिले थे और आपके नगर सेवकों की संख्या यहाँ 28 थी। क्या कारण रहा कि आपके खुद के समर्थक 30 नगर सेवक नहीं हो पाए? कमीच होते पण नहीं, मैं तीनों का दारी सर्वच पक्षाचे म्हणजे काँग्रेसचे तर 2च होते, शिवसेनेचे कमी होते, राष्ट्रवादीचे पण कमी होते. वास्तविक एक महत्वाचा विषय होता एखाद्याला सर्वांना आला असता तर म्हणजे आपण एक महापौर म्हणून काय वाटतं कोणाच्या व्यक्तिगत पक्षाचं म्हणून नाही, सर्वच होते. कसं आहे की खूप नगरसेवक आले होते, स्टार्टिंगला होते, नंतर काही गेले. तर हा अतिशय महत्वाचा मुद्दा आहे. ज्यांना ज्यांना त्यांच्या क्षेत्रामध्ये अडचणी वाटत होत्या त्यांनी त्या प्रकारचं चांगल्या प्रकारे त्यामध्ये इन्व्हॉल्वमेंट घेतली. तर गवते साहेब ते झोपडपट्टी भागामध्ये राहतात, त्यांनी अतिशय चांगल्या प्रकारे त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले आणि या प्रकारचं आज मार्गदर्शन होतं त्यांना सगळ्यांना ते पोचवलं गेलेलं आहे. निश्चितपणे आता त्यावरती धोरण निर्माण करण्याचं काम सुरू आहे. मुंबई बाबतीत आता आपल्याला काय धोरण करायचं आहे त्यावेळेस मी म्हणजे त्या सगळ्यांना स्वतःहून विनंती करेन की आपण या सभेला यावं, कारण की आपण नवी मुंबईचं भविष्य विद्यार्थ्यांचं कसं येईल ते या धोरणामुळे ठरणार आहे. त्यावेळेस सगळ्यांनी अशा सभांना उपस्थित राहायला पाहिजे. आता सगळ्यांनी म्हणजे राहायला पाहिजे होतं. तर पुढच्या वेळेस अशा प्रकारचे विषय असतील तर मी स्वतःहून त्यांना सांगेन की आपण उपस्थित राहा. महापौर साहेब 297 आपल्याकडे खाजगी शाळा आहेत, तर या शाळेमध्ये काय शिकवलं जातं हे काय आपला शिक्षण विभाग कधी म्हणजे याचा सर्वे करतो का काही, की या शाळेमध्ये किती पुस्तकं आहेत, राज्य शासनाने नाही राज्य शासनाने किती पुस्तकं दिलेत, त्यांनी किती पुस्तकांचा मुलांकडून अभ्यास करून घ्यायला पाहिजे. आता मी जर काही शाळामध्ये पाहिलं तर 15-15, 16 पुस्तकं पहिलीच्या मुलाला आहेत. तर 15-15, 16 पुस्तकं नाही मराठी मीडियमच्या शाळेमध्ये स्टेट बोर्डला ते म्हणजे आपल्याकडे फक्त ऑथोराईज 2-3 पुस्तकं आहेत, 3 पुस्तकं आहेत, पण ते नवनीत, विकास, परत काही खाजगी प्रकाशन हे पुस्तकं लागलेले नाही शाळा मागणी मारतात. त्याला शिक्षक आहे ना, शिक्षक सांगतात घेण्यासाठी आणि एजन्सी आणून देते त्यांना शाळेमध्ये की एवढे घ्या आणि पैसे मागवते. हे सत्य परिस्थिती फी घेतली ते पण असं आपल्या शिक्षण मंडळाने करायला पाहिजे की नाही आता नाही विषय नाही, भरपूर विषय आहेत, इतके पुस्तकं 16 पुस्तकं आहेत. 7 विषय सोडून आणि इतर पुस्तकं पण असतात त्यांच्या विविध विषयांची. म्हणजे व्यवसाय म्हणा हे म्हणा हे तर आपल्या शासनाने हे केलं नाही, ते पण घ्यायला सांगतात. 350 रुपये हमारे शिक्षण विभाग को इतना तो जरूर अपने पास सारी जानकारी रखनी चाहिए कि किस स्कूल में कौन से टीचर है, उनका क्वालिफिकेशन क्या है, किस लेवल के हैं, प्लस किस स्कूल में किस स्टैंडर्ड में कौन कौन से बुक चल रहा है। ये तो अपने को रखना जरूरी है, क्योंकि मैं आपको बताऊँ तिलक इंटरनेशनल में आपको एक उदाहरण दे देता हूँ। जब उदाहरण की बात है तो तिलक इंटरनेशनल घनसोली में मराठी मीडियम है, आप जा करके उसका बुक देख लीजिए, आपको सामने पता चल जाएगा कि पहली में वो क्या पढ़ा रहे हैं, दूसरी में क्या पढ़ा रहे हैं, UKG में क्या पढ़ा रहे हैं, नर्सरी में क्या पढ़ा रहे हैं, सब आपको मालूम चलेगा। आप सोचो नर्सरी में उनका बुक का आप देखोगे तो 8 बुक नर्सरी में, भले उसमें ड्राइंग हो, ये हो वो हो कुछ भी हो, लेकिन 8 बुक के नर्सरी के बैग रहते हैं। तो आप ये चीज हमारा एक एजुकेशन कमेटी है, वो एजुकेशन कमेटी कम से कम प्राथमिक स्तर जो निजी स्कूल है वो जो मेरे अधिकार में निजी स्कूल का प्राथमिक स्तर मराठी मीडियम बोलता है तो मराठी
नाही आहेत सर भरपूर शाळा मी पाहिलं दर 3 वर्षांची काहीतरी पाणी होते 3 आपल्याला माहिती नाही कोणती शाळा मराठी काय बोलतात. मराठी CBSE कशी आहे? नाही ना सर ते होतात ते विचारतात काय बोलतात. केरळ बेसिकली सीबीएसई आहे परंतु त्याच्यात मराठी मराठी medium medium आहे. हा, आहे. तेच ना. हेच माहिती द्या की आपल्याला त्याच्यामुळे संकल्प काय असणं गरजेचं आहे तेव्हा काही त्याच्यामध्ये संग्रहित ठेवलं तर अतिउत्तम आहे गोष्ट. काही ठिकाणी काही विद्यार्थ्यांना विशेष शिक्षण ते देतात शाळेत इंग्लिश शाळेमध्ये. ASP कॉन्वेंट भी आपके हम नाही, नाही, स्टेट बोर्ड है काही शाळेमध्ये बोर्ड है काही शाळेमध्ये विशिष्ट वेगळं शिक्षण देतात त्याचं प्रोडक्टिव्हिटी वाढवतात. नाही सर कसं आहे की एक दोन शाळेवर जर कारवाई झाली तर बाकीच्या शाळांना पण वचक बसू नाही पण शकतो. जर त्यांची मुलाची प्रोडक्टिव्हिटी वाढवायला जर अजून त्याला शिकवलं तर नाही पण पहिलीच्या मुलाला 16 शासन पुस्तकं ठरवेल देऊन ना, किती सर. private केली शासन private केली ठरवेल ना. व्यवस्था. शाळा करायला बेसिक ठरवलेलं आहे हा. त्यांना अजून जर काय शिकवायचं असेल चांगलं काहीतरी असं आधी एज्युकेशन द्यायचं असेल तुम्हाला. पण त्याची ते तर productivity जबरदस्ती का वाढवा. देतात त्याची एवढी डोक्याची बुद्धिमत्ता आहे तेवढेच ते देणं योग्य आहे ना म्हणून शासनाने हे ठरवलं ना राईट टू एज्युकेशन. राईट एज्युकेशन म्हणजे शिक्षण घ्यायला पाहिजे. कोणतं किती शिक्षण घ्यायला पाहिजे आता कोणतं पण गेला पाहिजे ते पण शाळा कशाला चालवणार? तर याच्यामध्ये ह्या कायद्यामध्ये जी प्राथमिक पूर्व प्राथमिक शिक्षणाची जी वर्षे वय आहे ते कमी केले अर्ध्या वर्षाने तर ते कितपत योग्य असं तुम्हाला काय वाटतं की 3 वर्षावर आणून ठेवलंय ते? 3 वर्षाचंच आहे. नाही पण आता 3.5 वर्षाचं होतं आता 3 वर्षावर नाही, आलं. 3 वर्षाचंच आहे. 3 4 5 आणि 6